Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is chapter number 2 of section A of behavior science. तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने हेल्थ केयर मॉडल्स पढ़ने और उनकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस पढ़नी है। ये वाला टॉपिक आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एमसीक्यूज आ जाते हैं, कभी कभार तो 3-4 एमसीक्यूज यहीं से आ जाती हैं। ठीक है, वाइवा क्वेश्चंस के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आपने इस टॉपिक को नहीं बल्कि इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना है, तब आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। जो हेल्थ केयर मॉडल था, सबसे पहला जो हेल्थ केयर मॉडल था वो था बायोमेडिकल मॉडल, जो पहले ज़मानों में फॉलो किया जाता था, लेकिन बिहेवियर साइंस के अंदर इसकी प्रॉपर वैलिडिटी नहीं थी। जो बायोमेडिकल मॉडल की वजह से ही ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन पहले की जाती थी, अभी भी की जाती है, लेकिन हम इसको ज़्यादा फॉलो नहीं करते, हम होलिस्टिक मेडिसिन को पढ़ते हैं। अब हमने हेल्थ केयर मॉडल्स को पढ़ना है, उनके क्लिनिकल एप्लीकेशन को पढ़ना है। तो जो हेल्थ केयर मॉडल्स हैं वो 3 हैं: बायो साइको सोशल मॉडल, दूसरा इंटीग्रेटेड मॉडल और तीसरा पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल। तो तीनों मॉडल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फिर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो कभी कभार बिहेवियर साइंस के अंदर एमसीक्यू आ जाता है कि बायोसाइकोसोशल मॉडल को किसने डिस्कवर किया था, किसने इम्प्रोवाइज किया था। तो उसका नाम आप याद कर लेना, जॉर्ज एंजल। तो जॉर्ज एंजल था, इसने बायोसाइकोसोशल मॉडल को ऑर्गेनाइज किया था, इम्प्रोवाइज किया था। अब बायोसाइकोसोशल, अब ध्यान से पढ़ते हैं। बायो मीनिंग बायोलॉजिकल, साइको मीन साइकोलॉजिकल, सोशियो या सोशल मीन सोशियोलॉजी का आपने कुछ ना कुछ पढ़ना है। ओके, अब नॉर्मली होता ये था कि जो जॉर्ज एंजल ने क्या किया, इसने जो ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल मॉडल था या जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन था, उसने बिहेवियर साइंस के साथ मिला दिया। और बिहेवियर साइंस के अंदर आपको पता है कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूरो साइंस और एंथ्रोपोलॉजी, चलो न्यूरो साइंस तो एक हद तक एनाटॉमी के अंदर आ जाती है, लेकिन साइकोलॉजी, इसके अलावा सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी तो नहीं आती ना। ओके, तो फिर इसने क्या किया, जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट था, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में किसी भी डिजीज़ की जो पैथोफिजियोलॉजी होती है या मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, जो आप रॉबिन के अंदर पढ़ते हो, उसको अगर मैं जोड़ दूँ बिहेवियर साइंस के अंदर, बिहेवियर साइंस में भी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के साथ जोड़ दूँ, तो बन जाएगा बायोसाइको सोशल मॉडल। जो बायोसाइको सोशल मॉडल ये हेल्थ का और डिजीज़ दोनों का होता है। अब इसके क्या इंपॉर्टेंट 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिजीज़ इज़ अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, यानी डिजीज़ बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है और ये फैक्टर्स आपस में मिलकर इंडिविजुअल को एज अ इल फील करवाते हैं, बीमार बना देते हैं। यानी जो इलनेस और डिजीज़ है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से नहीं हो सकते, पैथोफिजियोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से अकेले नहीं हो सकते, बल्कि इसके साथ कुछ ना कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। यानी यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीपल फैक्टर्स। पहले कहते थे कि ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है कि पैथोफिजियोलॉजी है या स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी खराब हो गई है, इसी के बेस पर कहते थे कि इस बंदे को बीमारी है। लेकिन कहते हैं कि इस एक फैक्टर की वजह से डिजीज़ या इलनेस नहीं होती, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स है। मल्टीपल फैक्टर्स में बायोलॉजिकल के अलावा साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स भी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल, an individual is composed of complex integrated system composed of interacting subsystem। यानी एक इंडिविजुअल होता है, एक इंडिविजुअल को हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम। उस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर मजीद छोटे छोटे सिस्टम आ जाते हैं। और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने एक मिमोनिक बताया था, एमबीएस, जो नेट के मिमोनिक होता है, नेट के एमबीएस होते हैं, स्पीड आती है। माइंड, बॉडी, स्पिरिट और सोशल रिलेशनशिप, यानी एक इंडिविजुअल है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर छोटे छोटे सिस्टम आ जाते हैं जिनको सब सिस्टम बोलते हैं। अब सब सिस्टम में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट माइंड है, बॉडी है और इसकी स्पिरिट और सोशल रिलेशनशिप है। और ये इन सब का कोई ना कोई फीडबैक लूप होता है। अगर कोई एक खराब हो जाएगा तो बाकी सारे भी खराब होना शुरू हो जाएंगे। ओके, और लास्ट प्रिंसिपल है बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स फॉर्म आर ट्राइएड टू इंटरैक्ट एंड सर्व एज डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज। तो इनके 3 प्रिंसिपल आप याद कर लेना। डिजीज एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स कंबाइंड सिस्टम है और तीसरा बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स फॉर्म अ ट्राइएड। तो ये तो हो जाएगा बायो साइको सोशल मॉडल। इसके बाद थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे दूं इंटीग्रेटेड मॉडल। अब इंटीग्रेटेड मॉडल की जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। और जो लास्ट वाला जो पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल है उसकी कोई डायग्राम अवेलेबल नहीं है, तो जान छोटी उसकी। तो पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल को छोड़ के आप इंटीग्रेटेड मॉडल का थोड़ा बहुत बता दूं कि इंटीग्रेटेड मॉडल के अंदर आप 4 चीज़ों को जोड़ देते हो। अब 4 नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे 5 चीज़ें लिखी हुई है जो किसी भी बंदे की इलनेस को, हेल्थ को, डिजीज़ को डिटरमिन करती है। पहला जो चीज़ नज़र आ रही है वो है बायोलॉजिकल, यानी जो बायोलॉजिकल के अंदर आप 2 चीज़ें और ऐड कर सकते हो, पैथोफिजियोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल। फिर इसके बाद कॉग्निटिव, सोच विचार, थॉट को बोलते हैं कॉग्निटिव। फिर है बिहेवियर, फिर है सोशो कल्चरल या जिसको हम सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, और है इन्वायरमेंटल। इन 5 चीज़ों को मिलाने से जो बनेगा, जो चीज़ बनेगी वही हेल्थ को, डिजीज़ को
रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मॉडल। तो इंटीग्रेटेड मॉडल को पढ़ लेती है। तो इंटीग्रेटेड मॉडल ये बायोसाइकोसोशल मॉडल से ज़्यादा एडवांस होता है। ओके, तो यहाँ पे 5 डोमेन्स आपस में एक दूसरे से लिंक हो गई है। बायोलॉजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, बिहेवियर, सोशियो कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल। इस मॉडल में कहती है कि जो हेल्थ होती है वो इन्हीं 5 डोमेन्स के दरमियान इक्विलिब्रेट करती रहती है, और इसी की वजह से अगर हेल्थ खराब हो जाएगी तो फिर डिजीज़ हो जाएगा। और डिजीज़ करवाने में यूज स्ट्रेस या डिस्ट्रेस, यूज स्ट्रेस का मतलब है कि कोई बंदे किसी बंदे को स्ट्रेस दिया है, लेकिन उसने स्ट्रेस का मुकाबला कर लिया है और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर लिया है, लेकिन डिस्ट्रेस के केस में स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सका। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हुई है। तो 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को अभी यहाँ पे पढ़े या फिर पहले इसको ख़त्म कर ले? तो आई थिंक पहले हम इसी को ख़त्म कर लेते हैं, बायोसाइकोसोशल मॉडल को, वरना जो चीज़ रहेगी फिर वो रह जाती है। तो जो जॉर्ज एंजल था वो ये कहता था कि बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल और सोशल सिस्टम है, ये आपस में मिलके काम करते हैं, किसी भी हेल्थ को या डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं, उसका पॉजिटिव एजेंट बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब बायोलॉजिकल सिस्टम क्या इंश्योर करता है? स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर स्टडी को। ओके, तो साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो हमें क्या रोल प्रोवाइड करेगा? साइकोलॉजिकल सिस्टम को आप यूज़ करते हुए आप उस बंदे की पर्सनैलिटी को देखोगे, पर्सनैलिटी कैसी थी, उसका एटीट्यूड कैसा था, उसके एट्रीब्यूट्स कैसे थे, और उसकी लाइफ में मोटिवेशन किस तरह से काम करी थी। और अगर पॉजिटिव मोटिवेशन होगी तो वो हेल्थ को अटेन कर लेगा। ओके, अब इसके अंदर जो सोशल वाला फैक्टर था यानी बायो साइको सोशल, तो ये रोल ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम है या रोल ऑफ इंडिविजुअल ट्रायड है। तो सोशल सिस्टम क्या डिटरमिन करता है? उसकी फैमिली का क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी सोशल फोर्सेस क्या होती है, उसकी कल्चर, कौन कौन से कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जो उसकी टियोलॉजी को, जो उसके डिजीज़ की प्रेजेंटेशन को या उसके मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे को जो बंदा दिन भर काम करके आता है और घर में आके कहता है कि मैं 2 घंटे सो जाऊँगा, लेकिन पूरे दिन की शोर-शराबे से उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। जब पूरा दिमाग ख़राब हो जाएगा तो इसकी वजह से उसकी हेल्थ सही तरह नहीं हो पाएगी, तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगा। तो इसकी मैनेजमेंट क्या हो सकती है कि इसको प्रॉपर अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एप्लीकेशन भी दी हुई है, 1, 2, 3 इसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं, लेकिन पहले हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। अब बायोसाइको सोशल मॉडल है। ओके, ये इस बात पे स्ट्रेस देता है कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है साइको सोशल इंपॉर्टेंट, यानी किसी भी, अगर आपने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को स्टडी करना है जिसमें पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस आ जाती है, मेथड और ट्रीटमेंट आ जाती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साइको सोशल फैक्टर्स ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके, तो यानी आपने बायोलॉजिकल और इनको साइको सोशल फैक्टर इन दोनों को साथ मिला के चलना होता है। बस अब इतना ही चीज़ है। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ बायोसाइको सोशल मॉडल। हाँ, आपको बताता जाऊँ कि जो बायोसाइको सोशल मॉडल होगा वो एक जगह पे आके अप्लाई होगा। तो किस जगह पे आके अप्लाई होगा? जब आप एक टॉपिक की तरफ आओगे ना, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ फॉर एग्जांपल, कि कभी-कभार ऐसा होता है कि किसी फैमिली का कोई बंदा, इंडिविजुअल मेंबर हॉस्पिटल में दाखिल था। उसको काफ़ी ज़्यादा सीवियर इलनेस थी, लेकिन उसकी हालत ख़राब हुई रात को और वो डेथ हो गई है। तो डॉक्टर के ज़िम्मे होता है कि उसने बताना होता है कि सॉरी योर पेशेंट, या माय पेशेंट इज़ एक्सपायर्ड, या योर फैमिली मेंबर इज़ एक्सपायर्ड। तो उसको बोलते हैं ब्रेकिंग बैड न्यूज़। तो द ब्रेकिंग बैड न्यूज़ है, इसके अंदर बायोसाइको सोशल मॉडल अप्लाई होगा। ओके, और बायोसाइको सोशल मॉडल किस मेडिसिन को फॉलो करता है? होलिस्टिक मेडिसिन को फॉलो करता होता है। तो जो बायोसाइको सोशल मॉडल है, यानी जिसमें बायोमेडिकल और बिहेवियर साइंस आना शुरू हो जाएगी, वो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर दोनों के अंदर आना शुरू हो जाती है। एक एग्जांपल दी हुई है, अ पेशेंट ऑफ डेंगू फीवर इज सफरिंग एट अ बायोलॉजिकल लेवल, कि अगर कोई डेंगू फीवर का पेशेंट है, तो उस डेंगू फीवर के पेशेंट में बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन सी होगी? बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होगा कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की ब्रेक डाउन होती है मलेरिया नहीं, डेंगू में। जो सोशल इश्यूज़ क्या होंगे? सोशल इश्यूज़ ये होगी कि फ्रेश वाटर की ड्रेनेज नहीं हो पा रही थी, वेस्ट की डिस्पोजल पुअर थी। ठीक है, तो ये इसके कॉजेटिव फैक्टर थी, एटियोलॉजी थी। साइको सोशल या एंथ्रोपोलॉजी फैक्टर क्या-क्या थे? कि उसका बिहेवियर सही तरह नहीं था, या वो सही तरह कंप्लीट ड्रेसिंग नहीं करके जाता था। ठीक है, हाई रिस्क सेटिंग के अंदर। तो ये कौन से फैक्टर्स थे? ये फैक्टर्स थे किसके? ये थे साइको सोशल फैक्टर्स थे, एंथ्रोपोलॉजी वाले थे, और एग्जाम्पल थी डेंगू की। इसके अलावा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, HIV एड्स है, हेपेटाइटिस है। ओके, तो ये सारे रिस्क टेकिंग बिहेवियर की वजह से, हमारा बिहेवियर ठीक नहीं था, हमारी प्रिकॉशंस ठीक नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, या हमारी जो प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज थी वो ठीक नहीं थी। तो पहला था इन्फेक्शियस डिसऑर्डर की हेडिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर जिसमें इन्फेक्शियस माइक्रोब नहीं होता, तो वो हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, कैंसर है और डिप्रेशन है। अब जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसमें हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती है, कैंसर में इम्यून फैक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे, हार्ट डिजीज़ के अंदर मेटाबॉलिज्म वाला कुछ रोल आना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का रोल आना शुरू हो जाएगा। तो वो जो इनका जो चेंज होता है, जो चेंज इन हार्मोन, इम्यून फैक्टर, मेटाबॉलिज्म एंड
न्यूरोट्रांसमीटर। तो इन सारे के चेंज को बोलते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। और इन बायोलॉजिकल फैक्टर का क्या एसोसिएशन हो सकती है कि सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेसर की वजह से हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स है, डाइटरी हैबिट्स है। ओके, तो ये सारे क्या हो सकते हैं, ये सारे बिहेवियर वाला में आ सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखी हुई है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, या ड्रग की वजह से डेथ होती है, या अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से डेथ होती है, तो बैड न्यूज़ को ब्रेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इस केस में जब लाइफस्टाइल ख़राब होगा तो कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, हाइपर ट्राइसाइक्लिसोलीमिया हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाएगा। तो वो सोशियो कल्चर या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से ही होता है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लिनिकल सिनेरियो लिखा हुआ है। अब इस क्लिनिकल सिनेरियो को रीड कर लेते हैं। हामिद और रसन एक अच्छे दोस्त थे। हामिद एक अपने पेरेंट्स का सबसे छोटा बेटा था, लेकिन उसने अपने फादर को उस वक्त खो दिया था जब वो 6 साल का था। उसकी अम्मी की दोबारा शादी हुई और उसका जो स्टेप फादर था वो हामिद के साथ अच्छा सलूक नहीं रखता था। हामिद और उसकी बहन के जो पेरेंट्स थे, अब हामिद की कहानी ख़त्म हो गई, अब हसन है। हसन और उसकी जो बहन थी, उसके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा काइंड थे, काफ़ी मेहरबान थे, काफ़ी सपोर्टिव थे और इनका काफ़ी अच्छा बचपन चल रहा था। हामिद और हसन दोनों के दोनों ब्राइट स्टूडेंट थे जो मेडिकल कॉलेज में एट अ टाइम एंटर हुए। हामिद ने यह डिसाइड किया कि वो हॉस्टल में रहेगा, क्योंकि वो एक दूर दराज इलाके से बिलोंग करता था, जबकि हसन वो डे स्कॉलर की फॉर्म में वो आगे स्टडी करता रहा। लेकिन आपको पता है कि मेडिकल स्टडीज़ का क्या स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस की वजह से हामिद ने ये कहा कि उसको एक स्मोकिंग स्टार्ट करनी चाहिए, उसको सिगरेट पीना चाहिए ताकि उसकी कंसंट्रेशन स्टडीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहे। लेकिन जो हसन था वो फ़ौरन ये बात सुन के राज़ी हो गया और दोनों ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। ओके, लेकिन हामिद को सिगरेट की वजह से खांसी हुई, कफ हुआ, लेकिन उसने स्मोकिंग को कंटिन्यू किया। लेकिन जो हसन के पेरेंट्स थे उनको पता चला कि ये इनका बेटा सिगरेट्स पी रहा है और ये बुरी आदत है। तो फिर हसन ने क्या की, सिगरेट नोशी से इसने पनाह मांग ली सिगरेट नोशी से। उसने जिम ज्वाइन की और एक्सरसाइज करने लग गया। उसके अलावा इसके अपने साइकियाट्रिस्ट टीचर से या बिहेवियर साइंस वाले टीचर से पूछा कि वो अपनी स्टडीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकता है और स्मोकिंग को कैसे छोड़ सकता है। इसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली और वो अपनी स्टडीज़ पे अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करने लग गया। लेकिन उसने हामिद को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की कि वो इसके साथ ये काम करना शुरू कर दे और सिगरेट को छोड़ दे, लेकिन उसने बात नहीं मानी। 1 साल के अंदर हामिद सिगरेट के अलावा कैनबिस, जो एक हशीश होता है, हेरोइन होती है, उसका यूज़ करने लग गया और इसके बाद फाइनली वो इसका एडिक्ट हो गया। उसकी एडिक्शन की वजह से उसके क्लास के अंदर नंबर काफ़ी कम आते थे। इसकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो गई और इसके एनुअल एग्ज़ाम भी फ़ेल हो गए। फाइनली उसको चेस्ट इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया और एक दिन पता चलेगा कि उसको फेफड़े का कैंसर हो गया है। अब हामिद और हसन की स्टोरी क्या बताती है कि इसके अंदर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स थे। वो ठीक है, उन्होंने कितना ज़्यादा असरअंदाज किया। और आप एक बात भी नोट कर सकते हो कि जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म थे, अब होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। असल में जो क्लिनिकल सिनेरियो था, किससे रिलेटेड था, ये इंटीग्रेटेड मॉडल से रिलेटेड था। ठीक है, तो जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म थे, होम्योस्टेसिस क्या होती है, कुछ चीज़ आ जाना फिर अडैप्टेशन करना। तो जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म थे वो हामिद को क्या कर गए, फेल कर गए। जबकि दूसरी साइड पर उसके जो एलोस्टैटिक बिहेवियर था वो पॉजिटिव था, प्रिडिक्टेबल था, उसके पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेवियर था, जिसकी वजह से उसने जिम को ज्वाइन किया, काउंसलिंग किया है और अपने सारे स्ट्रेस को ओवरकम कर लिया है। ओके, तो इस स्टोरी से आपको ये पता चलता है कि किसी भी हेल्थ के अंदर सोशल फैक्टर्स, बिहेवियर साइंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो इंटीग्रेटेड के अंदर 5 चीज़ें आ जाती है। बायोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है जिसको इंटेलेक्चुअल फैक्टर बोलते हैं, और बिहेवियर साइंस है, सोशियो कल्चर और एनवायरमेंटल होता है। यानी जो हेल्थ होती है इस मॉडल के मुताबिक वो एक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इन डोमेन्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। और जो ये स्टेट होती है वो दो प्रोसेस के थ्रू अचीव होती है। एक होती है होम्योस्टेसिस और दूसरी होती है एलोस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस और एलोस्टेसिस होता क्या है? ओके, अब होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? होम्योस्टेसिस एक रिएक्टिव स्टेट है। रिएक्टिव स्टेट का मतलब है कि जब कोई चीज़ आ जाएगी तब वो बंदा क्या करेगा, अपना अडॉप्ट करेगा। ठीक हो गया, और अडॉप्टेशन नेगेटिव फीडबैक लूप के जरिए होगी। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर कोई बंदा हॉट समर डे के ऊपर गर्मी वाले दिन पे काम करता है तो उसकी वजह से क्या होगा, पसीना आएगा। तो जब पसीना आएगा तब उसके बाद ये फ्लूइड और साल्ट के इनटेक को बढ़ा देगा। जबकि एलोस्टेसिस में बंदा पहले से ही चेंज कर लेता है, मुश्किल अभी नहीं आई लेकिन पहले से चेंज कर लेता है। इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर किसी नॉर्मली क्या होता है, कुछ स्टूडेंट पूरा साल ज़ाया कर देते हैं और लास्ट के दिनों में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन जब सप्ली आती है तब पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलोस्टेसिस के अंदर होगा क्या कि जो स्टूडेंट होगा वो सप्ली से बचने के लिए शुरू में तैयारी करना शुरू कर देगा। तो एडवांस में चेंज कर लेना
ठीक है? रिज़ल्ट आने से पहले तो उसको बोलते हैं एलोस्टेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एलोस्टेसिस होगा क्या कि अपने वर्क को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करो कि जब आप उस टाइम पे पहुँचो, दिन के उस टाइम पर जब गर्मी कम से कम हो, ठीक है? ताकि आपको फ्लूइड लेने की ज़रूरत ना पड़े। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल के अंदर एक ऑप्टिमम डिग्री का स्ट्रेस होता है जिसको बोलते हैं यू स्ट्रेस। ओके, अब यू स्ट्रेस यानी थोड़ा बहुत स्ट्रेस चाहिए होता है किसी भी बंदे की फंक्शन करने के लिए या उसको हेल्थी रहने के लिए। जैसे तकरीबन आपको पता है कि हम एक हेल्थी बंदा सुबह 6 घंटे काम कर सकता है, 5 घंटे काम कर सकता है, तो ये एक तरह का ऑप्टिमम डिग्री का स्ट्रेस होता है। इसकी वजह से वो बंदा काम करता रहेगा, जब वो काम करता रहेगा उसकी बॉडी सही तरह फंक्शन करती रहेगी और वो हेल्थ को अटेन कर लेगा। तो जो क्या कहते हैं, ऑप्टिमम डिग्री ऑफ द स्ट्रेस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग एंड द हेल्थीनेस ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉल्ड यूज स्ट्रेस। ओके, अब यूज स्ट्रेस मॉडरेट, मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग होता है। ये हमारे फंक्शंस को ऑप्टिमम लेवल तक ले जाता है। ठीक है, ऑप्टिमम फंक्शनिंग होती है होम्योस्टैटिक और एलोस्टैटिक मैकेनिज्म की, जो हमारे चारों डोमेन्स को सही तरह से काम करके लेके जाता है। चारों डोमेन कौन कौन सी है? बायोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है, बिहेवियर है, सोशियो कल्चर होती है और इन्वायरमेंटल होती है। अब एक कंडीशन का नाम लिखा हुआ है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस वो कंडीशन है जिसमें होम्योस्टैटिक और एलोस्टैटिक मैकेनिज्म किस चीज़ के, यही 5 डोमेन के, बायोलॉजिकल, बिहेवियर, ये चैलेंज होना शुरू हो जाते हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर से। जैसे आपको पता कि 5 से लेकर 6 घंटे बंदा काम कर सकता है, लेकिन अगर 8 घंटों का अगर बोझ डाल दोगे तो डिस्ट्रेस वाली कंडीशन आना शुरू हो जाएगी, जिसमें बंदा पहले से एडजस्ट भी नहीं कर पाएगा और अगर रिजल्ट आ गया तब भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इन शॉर्ट होम्योस्टैटिक और एलोस्टैटिक मैकेनिज्म दोनों के दोनों फेल हो जाएगी। इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों पाथवे बोरो एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक फैक्टर इन दोनों की वजह से खराब हो जाएंगे। ओके, यानी किसी भी अगर एक डोमेन का नुकसान पहुंचता है तो उसकी वजह से बाकी डोमेन अफेक्ट हो सकती है और बाकी डोमेन अफेक्ट हो जाएगी तो फीडबैक लूप खराब होना शुरू हो जाएगा। जब फीडबैक लूप खराब होना शुरू हो जाएगा तो होम्योस्टैटिक और एलोस्टैटिक मैकेनिज्म खराब हो जाएगी, फाइनली डिजीज और इलनेस हो सकती है। इसके यहाँ पहले क्लिनिकल एप्लीकेशन है। पहला है सेपरेटिंग डिजीज फ्रॉम सिकनेस, डिजीज एंड स्ट्रेस। फिर यहाँ पे डिस्ट्रेस, सिकनेस इनको एक्सप्लेन करता है, यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई है। ओके, तो आई थिंक इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ केयर मॉडल, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैं तेज़ तेज़ बोल के आपको समझ आना भी नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।